क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे मंदिरों में किन कौन कौन जो लोग थे वो जा सकते थे। अंबेडकर, जैसा कि आप जानते हैं, 6th क्लास से आप जानते हैं अच्छी तरह से, अंबेडकर का जन्म महार महार जाति थी उसमें पैदा हुए थे। महार जाति में पैदा हुए थे डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, अर्थात जो ऊंची जाति के लोगों के जो बच्चे थे वे जिस नल से पानी पीते थे उस नल पर भीमराव अंबेडकर पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने के लिए फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने उस टाइम समाज में फैले उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी बहुत कुछ लिखा, अर्थात जातिगत भेदभाव और ऊंची जाति के द्वारा बनाए गए जो उनकी परंपराएं थी उनके बारे में बहुत कुछ लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हो गए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आजकल भी पुजारी जो हैं ब्राह्मण होते हैं, और उस समय बहुत पुजारियों को बहुत गुस्सा आया कि नीची जाति वाले लोग भी मंदिर में बने तालाब का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, अर्थात उच्च जाति के लोगों की निम्न जाति के लोगों के बारे में जो विचार हैं वो कितने विपक्षी हैं, भेदभावपूर्ण हैं। एक ऐसी पूर्वाग्रह बन चुका है लोगों के मन में कि ये तो नीची जाति के लोग हैं, इनका हमारे से कोई मुकाबला नहीं है। ये लोगों के मन में बैठ चुकी थी बात पूरी तरह से, और अंबेडकर इसी परंपरा को तोड़ना चाहते थे। अब गैर जातीय ब्राह्मण के बारे में हम पढ़ते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह एक कोशिश थी उन जातियों की जो ब्राह्मण नहीं थे, जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। अर्थात ये उन लोगों द्वारा किया गया प्रयास था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका ये तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी, और उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी थी। अर्थात सीधी सी बात है, उन्होंने ये कहा कि ये जो ब्राह्मण बने हुए हैं आजकल, ये उत्तर से आए आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। यहाँ के जो असली निवासी थे देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की, और उन्होंने उनके ब्राह्मण होने के दावे को भी चुनौती दी थी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपनी प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित किए गए एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हार कर वह पार्टी छोड़ दी। अर्थात ये कहा गया यहाँ पर कि ये कांग्रेस के सदस्य थे, परंतु जब उन्होंने एक मीटिंग में जब ये देखा कि अलग अलग जाति के सदस्य अलग अलग बैठ रहे हैं, तो उन्होंने हार कर ये पार्टी छोड़ दी। इस दावत में नीची जाति और ऊंची जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। उनका कहना था कि
मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका ये भी कहना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर का वरदान मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को समझ नहीं आई, ये मतलब पेरियार इन लोगों को नहीं समझा पाए। निम्न जाति के नेताओं ने भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जाति के राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आलोचना की प्रक्रिया शुरू कर दी। अर्थात ये कहा गया है यहाँ पर कि नीची जाति के जो लोग थे, उन्होंने अपने भाषणों के द्वारा, लेखन के द्वारा और आंदोलनों के द्वारा ऊंची जाति के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके बीच आत्म मंथन किया, सोच विचार किया और उनकी आत्मा की आलोचना की प्रक्रिया शुरू कर दी। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं और भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के लिए रुझानों का सख्ती से विरोध किया। ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन जो रुझान आ रहे थे, इनका सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है, उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी हैं। पेरियार के बारे में महिलाओं के क्या विचार थे, इसके बारे में और देखते हैं। पेरियार ने लिखा था तारा मुकूर्तम, पेरियार द्वारा रचित है ये। तारा मुकूर्तम जैसे शब्दों के आने के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृति के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। तो आज के लिए इतना ही भी। नेक्स्ट जो पार्ट है, लास्ट बचा हुआ है, उसको हम कल पढ़ेंगे। ये ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार की जो तस्वीर है ये आप देख रहे हैं। सिर्फ हमारा ये पेज बचा हुआ लास्ट का, सुधारों के लिए संगठित होना। ये सारे जो संविधान समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, उनके बारे में समाज सुधारक के चित्र दे रखे हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य दे रखे हैं। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।